ये भी इसमें और लिखा जोड़ा देता है उसमें, आप ये भी जोड़ लो कि इसमें रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, इनको हटाने की प्रोसेस भी वहीं से ली गई है। प्लस एक और चीज लिख लो, ये काम आएगा आपको, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी कहां से लिया गया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो इंस्पायर्ड एडोप्टेड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां लिखा है कि राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उसका पद उपराष्ट्रपति संभालेगा। हमारे यहाँ भी हो जाएगा, राष्ट्रपति की सडनली डेथ हो गई, राष्ट्रपति जी को हटा दिया, या राष्ट्रपति जी अचानक से इस्तीफा दे के चले गए, तो उनका पोस्ट कौन संभालेगा, तुरंत चुनाव तो पॉसिबल नहीं, ऐसे में उनका इमरजेंसी में पोस्ट संभालने वाले एक स्टेपनी बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम वाइस प्रेसिडेंट। स्टेपनी से मतलब मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, स्टेपनी से मतलब यह है कि उनकी सहायता के लिए काम संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑफ का जो है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या चीजें उठाई, तो आइए उसको भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट बिल्कुल एक जैसी दिखती है। तो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज उठाई वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि अमेरिका में सिस्टम ही नहीं है ऐसा। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय प्रकार की शासक, मतलब देश में शासन कौन करेगा, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करके शासन कर सकते हैं आप। सरकार अगर बन भी जाए किसी भी पार्टी की, तो सरकार किसकी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार लोकसभा राज्यसभा में पावरफुल है कि नहीं है, सरकार से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो रहे कि नहीं हो रहे, बिल पास कर देगी तो रूल कर लेगी। तो भारत में उसी की सरकार बनेगी जिसके पास पार्लियामेंट में बहुमत हो, इसमें लोकसभा में बहुमत होना चाहिए खासकर। तो ये सिस्टम हम कहाँ से लेकर के आए, ये सिस्टम लेके आए यूनाइटेड किंगडम से लेकर, यूके यानी ब्रिटेन से लेकर के आए, वहां पर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी राष्ट्रपति ही मेन होगा, जहां जैसा कि अमेरिका में होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री मेन होता है, जो कि पार्लियामेंट में जिसके पास बहुमत हो। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, भारत में एकल नागरिकता वाला जो सिस्टम है, ये हम लोग वहां से लाए, अंग्रेजों से लिया हम लोगों ने। एकल नागरिकता मतलब, जैसे मैं अपने आप को क्या बोल सकता हूँ, मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, मैं मध्य प्रदेशी हूँ, ये फुल बोलूंगा मैं मध्य प्रदेशी हूँ, परदेसी हो गया, मैं यूपी वाला भैया हूँ, मैं बिहार वाला हूँ, ये बिहार का मेरे पास नागरिकता है, ऐसा कुछ है क्या, हमारे पास मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी या इस किसी भी राज्य की नागरिकता कभी नहीं हो सकती। हमारे पास इन राज्यों की डोमिसाइल हो सकता है, मूल निवासी हो सकते हैं, परंतु राज्य हमारा जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो इंडिया की ही होगी। अगर आप दूसरे किसी भी देश में जाओगे, आप ये तो बोलोगे कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक यहाँ आपके घूमने आया हूँ, आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ। और एक आदमी जो भारत का नागरिक है वो दूसरे देश का नागरिक हो भी नहीं सकता, जो इंडिया का सिटीजन है वो दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं होल्ड कर सकता। अगर वो इंडिया का सिटीजन होते हुए दूसरे देश का सिटीजन बन जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। जैसे विजय माल्या भारत के पैसे खा गया, 9,000 करोड़ रुपए, भारत के पैसे खा करके वो चला गया ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जाकर के उसने नागरिकता ग्रहण कर ली, भारत की नागरिकता खुद ही छोड़ दी या भारत ने छीन ली होगी। तो वो एक समय पे दो जगह के नागरिक नहीं हो सकते, ना ब्रिटेन में है रूल या ना यहाँ पर है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून का जो शासन है, कानून का शासन की जो बात कही गई है, रूल ऑफ लॉ, वो अमेरिका से वो लिया, ब्रिटेन से हमने रूल ऑफ लॉ। देखिए समझना इसको, अगर मैं बोलूं कि आपके पास गाड़ी है, बाइक आप चलाते हैं, और अगर आपके पास गाड़ी है, हेलमेट पहना हुआ है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास उसका कार्ड, आरसी कार्ड है, यहाँ तक कि येलो कार्ड भी आपने बनाया हुआ है जो कि पॉल्यूशन कार्ड है, सब कुछ आपके पास है, क्या कोई पुलिसमैन आपको रोक सकता है, क्या आपने कोई कानून तोड़ा क्या, नहीं। आपको तब तक सजा नहीं हो सकती, या किसी व्यक्ति को तब तक परेशान या रोका नहीं जा सकता जब तक कि वो रूल नहीं तोड़ता, क्योंकि देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन चलता है। कानून बनाकर ही आप लोगों से टैक्स वसूल कर सकते हो, कानून बनाकर ही आप लोगों पर राज कर सकते हो, बिना कानून बनाए तो किसी पर राज किया ही नहीं जा सकता। तो रूल ऑफ लॉ ही चलता है। जब भी कोई आपको पकड़ लेता है, कोई परेशान करता है, तो आपकी मुंह से एक ही आवाज निकलती है, कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये आप क्यों बोल देते हो, क्योंकि वो लॉ ही नहीं है। जब तक कोई कानून नहीं बनाएंगे तब तक आपको पकड़ा नहीं जा सकता। अगर मैं बोल दूं कि हेलमेट नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं है, तो आपको कोई 1 रुपये भी नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि जुर्माना है ही नहीं। तो लेकिन अगर कानून बना हुआ है तो आप कितना भी कुछ कर लो, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। चलो आगे लिखते हैं, और कुछ चीजें क्या है,
यहां से हमने एक और चीजें ली थी, वो है बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल सिस्टम, बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनी विधायिका। ये बाई कैमरल सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया, ये इंग्लैंड से लिया, ये हम लोग यूनाइटेड किंगडम से लेकर के आए। बाई कैमरल सिस्टम यूके से लिया हमने, ठीक है। तो बाई कैमरल का मतलब क्या होता है हम बता दूं। जैसे भारत में बाई कैमरल सिस्टम है कि नहीं है, आप खुद बता देना। क्या भारत में लोकसभा का सिस्टम नहीं है? क्या भारत में राज्यसभा का सिस्टम नहीं होगा? दो हाउस वाला जो सिस्टम होता है उसी को बोलते हैं बाई कैमरल सिस्टम। लोकसभा और राज्यसभा, हमारे देश में दो दो हाउस सिस्टम है। ये इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में इनके नाम लोकसभा और राज्यसभा तो नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, और इंग्लैंड में राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये दोनों चीजों से हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा चीजें एडॉप्ट की गई हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट की गई है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रिटिश से हमने क्या लिया, हमने एक और ब्रिटिश से लिया कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम भी हमने वहीं से लिया। मतलब कैबिनेट सिस्टम मतलब मंत्रिमंडल वाली व्यवस्था। मतलब प्रधानमंत्री अकेला काम नहीं करेगा, वो राजा थोड़ी ना होता है। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए पूरा मंत्रिमंडल होगा। तो कैबिनेट सिस्टम जो है, सरकार कैबिनेट ही होगी। तो मंत्रिमंडल वाला सिस्टम जो है ये हमने वहां से अडॉप्ट किया है। ये चीजें हमने ब्रिटेन से ली है। तो कुछ चीजें मेंशन जरूर कर लें आप, उसको इस तरह से याद करें कि आपको याद हो जाए एक दो बार में। तो बार बार अपने दोस्तों से चर्चा करते रहें कि किससे क्या लिया हुआ था। नेक्स्ट आपका कंट्री है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, आयरलैंड के संविधान से हमने खास करके तीन चीजें जो आपके सामने लिखी हुई है, ये तीन चीजें हमने ली। सबसे पहले हमने आयरलैंड से लिया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट, आज भी संविधान में इसकी बात चलती है, उसका नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। डीपीएसपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। ये हमने उनसे लिया है। और इसका आर्टिकल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद आएगा, काम आएगा। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक आप जितने भी आर्टिकल पढ़ते हैं वो सारे आर्टिकल किस में आएंगे, डीपीएसपी में आएंगे। अगर आप बोलेंगे पार्ट कौन से भाग में है, तो पार्ट नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स के बाद। जहां मौलिक अधिकार खत्म होते हैं ना, वहीं से शुरुआत हो जाती है इनकी। जहां मौलिक अधिकार खत्म, वहीं से डीपीएसपी की शुरुआत हो जाती है। तो पहली चीज कहाँ ली, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। क्या होते हैं नीति निदेशक तत्व, ये मैं क्लास के दौरान बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी बहुत साधारण सी बात बताना चाहूंगा कि सरकार को जो काम करना चाहिए, जो ड्यूटी सरकार की है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार के पास पैसे हो, इच्छा शक्ति हो, तो वो लागू कर सकते हैं। मतलब राज्य क्या बनाता है, सरकार नीति तो बनाती है। सरकार नीति बनाते समय जिन सिद्धांतों का, जिन निर्देशकों का, जिन डायरेक्टिव का पालन करेगी, जैसे गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना सरकार का काम है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो सरकार क्या करती है, अन्नपूर्णा योजना चला करके, अंत्योदय योजना चला करके, 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल जैसी व्यवस्था पीडीएस सिस्टम के थ्रू सरकार करती है। सरकार आंगनवाड़ी कार्यक्रम चला करके गरीब बच्चों को, जिनकी एज 0 से 6 ईयर की है, उनको कुपोषण से बचाने के लिए सरकार आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत फूड देती है, खाना देती है। ये सारी चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी के अंदर ही तो कैलकुलेट की जाती है। दूसरी जो चीज हमने वहां से ली है, वो ली है राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता है, 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में। कहाँ से वो होते हैं, एक राज्यसभा में टोटल मेंबर जो होते हैं वो 245 होते हैं, 245। सभी मेंबर का इलेक्शन थोड़ी ना होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में कुछ 12 लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट साहब बिना इलेक्शन के, बिना चुनाव के सीधे ले आता है, उनको बोलते हैं हम लोग मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर। तो 12 लोग का नॉमिनेशन हम करते हैं राज्यसभा से। ये 12 लोग कोई ऐसे वैसे नहीं होते, या तो कोई कला का व्यक्ति हो, आर्ट वाला हो, या कोई लिटरेचर से हो, या कोई फिर साइंस से हो, या फिर कोई सोशल वर्क से हो। आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क, इनमें से किसी भी जगह से, किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति होगा, तो वो आसानी से क्या कर सकता है, आसानी से वो उसको नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा में 6 साल के लिए। ये सिस्टम हम लोग आयरलैंड से लेके आए,
मनोनीत राज्यसभा के लिए सदस्यों का। कितने लोग होते हैं? वो 12 लोग होते हैं फिलहाल वर्तमान में। और एक और चीज, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आज की तारीख में, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड होती है, जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं, क्या होता है, पूरे चुनाव की जो मेथड है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये मेथड हम कहाँ से लेकर के? आयरलैंड से ये मेथड हमने चुनी थी। तो ये भी जरूर आप याद रखें कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से ली थी हम लोगों ने? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको उठाया गया था। नेक्स्ट बात करें हम लोग ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या चीजें ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से खास करके हमने दो चीजें उठाई है। एक तो उठाई हमने कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। दूसरी हमने ली ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद की संयुक्त बैठक। एक तो हमने संसद की संयुक्त बैठक को वहां से लिया, दूसरा लिया है हमने कॉन्करेंट लिस्ट। दोनों चीजें क्या होती है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं है इसमें। मैं अगर आपसे बोलूँ कि भारतीय संविधान में टोटल 7 शेड्यूल है, शेड्यूल कितने हैं? 7। शेड्यूल मतलब होता है अनुसूची। टोटल शेड्यूल कितने होते हैं? सॉरी, शेड्यूल टोटल 12, क्षमा करें मैंने 7 बोला है, 12 होते हैं। और शेड्यूल 12 में से शेड्यूल नंबर 7 में बताना चाहूंगा, 7वां नंबर का जो शेड्यूल है, ये क्या बोलता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है। इसमें बोला गया कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को है। क्या मोदी साहब नहीं कानून बना सकते देश के लिए? आप बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं बनाएंगे, वही तो बनाएंगे। तो क्या शिवराज सिंह चौहान साहब मध्य प्रदेश के लिए नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बनाएंगे। तो ये हमारे देश के लिए कानून बना सकते हैं, राज्यों के लिए बना सकते हैं। इन्होंने क्या किया, 7 शेड्यूल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और पहली जो लिस्ट बनाई उसका नाम था यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट इसको बोलते हैं संघ सूची। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया और इनको ये नहीं बताया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप बनाओगे, तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद नहीं पैदा होगा? डिस्प्यूट तो होगा। इस विवाद का निपटारा करने के लिए, ताकि व्यवस्थित बंटवारा हो, इन्होंने सूची बना दी। एक का नाम है स्टेट लिस्ट, इसको बोलते हैं राज्य सूची। और जो ऑस्ट्रेलिया से ली, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये भी वहां पर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसका मतलब साफ है कि जिस संघ सूची में जो विषय हैं उस पर संघ कानून बनाएगा केंद्र सरकार, स्टेट लिस्ट में जो विषय है उस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलेगा। यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को, ये बोथ कैन फॉर्म लॉ इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो यही आपकी समवर्ती सूची जो हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 3 लिस्ट में मैं जरूर बताऊंगा इसको अलग से, लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है चर्चा करेंगे, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो समवर्ती सूची आपको समझ में आ गई क्या होती है। नेक्स्ट है आपका संसद की संयुक्त बैठक। ये भी हम लोग वहीं से लेके आए, ऑस्ट्रेलिया से। होता क्या है, आर्टिकल 108 बोलता है कि संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। होता क्या है कि हमारे देश में कोई भी कानून पास होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद ही पास माना जाएगा। इफ लोकसभा ने कोई कानून पास कर दिया और इन्होंने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया, लोकसभा तो कानून को पास करी, राज्यसभा ने फेल कर दिया, लगातार ये दोनों में यही लड़ाई चल रही है और 6 महीने तक ये लोग इसी बात पर लड़ रहे हैं, एक पास कर रहा है एक नहीं कर रहा है। तो जब ऐसा हो जाए तो राष्ट्रपति के पास पावर है, प्रेसिडेंट हैज पावर टू कॉल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास क्या है कि वो 108 का इस्तेमाल करते हुए दोनों की क्या बुला सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अब दोनों को एक साथ वोट करना है, लोकसभा प्लस राज्यसभा को एक ही हाउस में बुलाया जाता है, इसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक। और ये कहाँ से लाए हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से उठा के लाए, बहुत कमाल की चीज है। इसमें क्या होता है, फिर पास हो जाता है वो, क्योंकि लोकसभा के पास वैसी सीटें ज्यादा है। तो संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। और ये चीज हम लोग कहाँ से लेकर के आए? ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आए। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है, 2 चीजें उठाई है, जिसमें से एक तो बड़ी कमाल की है और वो है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन की प्रक्रिया। अगर मैं आपसे ऐसा कहना चाहूँ कि भारत में संविधान है
और संविधान में अगर हम लोग एडिट का मेन्यू नहीं डालते हैं, इसमें एडिट नहीं हो सकता, तो फिर आने वाली पीढ़ियां बोलेगी कि क्या हो गया है, समस्या है, तो संविधान तो पुराना हो गया। तो संविधान की सबसे अच्छी खासियत ही है आर्टिकल 368। इसमें क्या बोला गया, संविधान में आप क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते, यू कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बट पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। तो संविधान में अभी तक 105 बदलाव हो चुके हैं हमारे देश में, 105 2022 तक 105 आज तक बोल रहा हूँ, आज तारीख तक 2023 तक 5 संविधान संशोधन 105 हो चुके हैं। और दूसरी चीज हमने वहां से ली, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसे होगा। अभी आप बोल रहे हैं कि अभी तो मैंने आयरलैंड पढ़ाया था, लेकिन राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनीत करना, नॉमिनेशन वहां से लिया है, यहाँ से इलेक्शन प्रोसेस रही है। राज्यसभा में टोटल कितने लोग होते हैं, 245, उसमें से 233 लोगों का होता है इलेक्शन और 12 लोगों का होता है नॉमिनेशन। दो सौ तैतीस का क्या होता है, इलेक्शन, इलेक्शन को बोलते हैं हम लोग निर्वाचन। 233 लोगों का इलेक्शन होता है, तो 233 लोगों की जो इलेक्शन की प्रोसेस है, इलेक्शन कहाँ से लेके हम लोग लेके आए साउथ अफ्रीका से। इन 12 लोगों का जो नॉमिनेशन है वो कहाँ से लेके हम लोग, वो लेके हम लोग आयरलैंड नाम के देश से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, ये हमने पढ़ लिया था अभी। तो ये चीज ध्यान रखना दोनों। तो अफ्रीका से मेन चीज जो ली गई ना, वो ली गई आपकी प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया वहां से लेके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया थी। नेक्स्ट आपका देश आता है, वो था आपका रूस, रशिया नाम का देश, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। रशिया का पुराना नाम है यूएसएसआर। तो बड़ा कंफ्यूज होता है, रशिया बोल रहे हैं कि यूएसएसआर बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूएसएसआर जो है इसका फुल फॉर्म मैंने आपको लिख दिया है, क्या होता है। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो रिपब्लिक्स लोगों का ग्रुप था ये। 1922 में इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, और इसमें बहुत सारे देशों ने एक साथ रूस के साथ समझौता किया था। सोशलिस्ट कंट्री है। मैं कंट्री के नाम ऐसे ही बता देता हूँ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और यूक्रेन जैसे देशों ने मिलकर के रशिया के साथ समझौता किया था। और इस समझौते में इन्होंने एक ग्रुप बनाया था कि हम लोग जब तक एग्रीमेंट है तब तक रहेगा। और ये समझौता 1900 था, और 1922 के बाद 1991 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन की दीवार, द वॉल ऑफ बर्लिन जो है वो उसको गिराया गया था, डेमोलिश किया गया था। बर्लिन किसकी कैपिटल है, जर्मनी की। तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में दीवार खड़ी की गई थी, वो दीवार 1991 में तोड़ दी गई थी। और वो वॉल थी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच की, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के बीच की दीवार थी। उसको तोड़ दिया गया और यूएसएसआर खत्म हो गया था 1991 में। इस घटना के साथ ही हुआ था वो। यूएसएसआर का एग्रीमेंट टूट गया तो यूएसएसआर में से देश निकले, रूस बना, कजाकिस्तान बना, उज्बेकिस्तान बना, ताजिकिस्तान बना, किर्गिस्तान बना और तुर्कमेनिस्तान बना, लाटविया बना, एस्टोनिया बना और लिथुआनिया बना, और यूक्रेन जैसे देश यहाँ पर बने। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमने संविधान लिखा था तब तो क्या था, 1947 में लिखा था ना, ये 1947 के टाइम की बात है, आजादी के टाइम लिख रहे थे। तब तो ये यूएसएसआर था, तब तो यूएसएसआर था। और हमने अगर कोई चीज ली भी तो 91 से पहले ही रशिया से ले ली थी। तो हमने जो चीजें ली है वो यूएसएसआर से ली है, इसलिए हम लोग यूएसएसआर ही लिखते हैं। और कभी कभार रूस भी आ जाता है एग्जाम में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों उसी का नाम है। फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने उनसे क्या ली, फंडामेंटल ड्यूटीज ली। भारत के लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, आर्टिकल नंबर 51A में है। हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है देश के लिए। टोटल 11 ड्यूटीज बनती है हमारी। हम लोगों का जो सरकार के देश के प्रति कर्तव्य है उसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। और आप संविधान का पार्ट, भले ही पार्ट 4A पढ़ के देख लो, आपको मिल जाएगा सारी चीज, ड्यूटी 11 की 11 ये वहां से ली है। लेकिन बाद में ली एक चीज तो बड़ी कमाल की संविधान में, हम तुरंत पकड़ लेते हैं। अगर किसी आर्टिकल के पीछे, आर्टिकल के साथ कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखा हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर किसी आर्टिकल के साथ कैपिटल लेटर में कुछ लिखा हो, इसका मतलब समझ लेना कि यह अनुच्छेद पहले नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और जोड़ने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है, 42वां संविधान संशोधन 1976। कुछ और चीजें ली है, आइडियाज ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये प्रस्तावना पढ़ते समय मैं बताऊंगा
ये सारे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द जो जोड़े गए थे ये हम लोग कहाँ से लाए थे, यूएसएसआर से अडॉप्ट किए गए थे, यूएसएसआर से ही लिए गए थे। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का विचार जो है ये हमने यूएसए से लिया था। क्या मतलब होता है समझा देता हूँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। न्याय का मतलब क्या होता है, भेदभाव नहीं करना। न्याय का मतलब होता है अन्याय नहीं करना ही न्याय होता है। तो किस तरह के न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में फैले हुए ऊंच नीच छुआछूत खत्म करना सामाजिक न्याय है। समाज में फैले हुए किसी भी व्यक्ति को चुनाव में लाना, चुनाव किसी व्यक्ति को नौकरी लेने का अधिकार है, घर बनाने का, रहने का, कहीं भी रह सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि अपर कास्ट के लोग अलग रहते हैं, लोअर क्लास के लोग अलग रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि छुआछूत की भावना देश में फैल रही है। सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। यही क्या बोलता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब क्या होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर फॉर्म भरना है, एमपीपीएससी फॉर्म निकाल रही है, सब भरेंगे, क्यों नहीं भर सकते। नौकरी लेने का अधिकार सबका अधिकार है। और खासकर इसमें तो इकोनॉमिकली ऊपर लाने के लिए सरकार आरक्षण भी देती है। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, वो खुद ही बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था उस समय। तो जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी समूह की महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है, तो इसका मतलब यह है कि आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों को भी राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा दिया गया है। इसका मतलब देश में राजनीतिक न्याय है कि नहीं है। राजनीति में आने से किसी को रोक थोड़ी ना सकते हम, सभी को राजनीति में आने का, पॉलिटिक्स में आने का पूरा राइट्स दिया गया है। और ये राजनीति में सबको आने का अधिकार ही क्या बोलता है, पॉलिटिकल जस्टिस। ये रशिया से लिया था हम लोगों ने, तो समझ में आ गई आपको बात। नेक्स्ट ये कि जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो हम लिखते थे ना, पंचवर्षीय योजना है, ये भी हम लोग रूस से लाए, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में संविधान में नहीं है। ये तो मैंने बताने के लिए बता दिया कि प्लानिंग कमीशन जो है पंचवर्षीय योजना हम लोग वहीं से लाए थे। नेक्स्ट चीज जर्मनी के संविधान से हमने ली है, और जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, आपात के काल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब देश में आपातकाल चल रहा हो तो आप मौलिक अधिकार की मांग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आर्टिकल 2 ध्यान रखने, आर्टिकल 358, 359 इसमें लिखा हुआ है। ये बाद में बताएंगे क्या लिखा हुआ है, इमरजेंसी में बताएंगे। ये ध्यान रखो कि जब आपातकाल लगता है तो आपके मौलिक अधिकार काम नहीं करते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक है ना। इसमें क्या आपका घूमने फिरने का अधिकार नहीं है क्या? तो जब कोरोना के टाइम पे सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो क्या आपके मौलिक अधिकार काम कर रहे थे? आप बोलोगे सर नहीं कर रहे थे, घर पे बैठे हुए थे। तो मौलिक अधिकार जब इमरजेंसी लगती है देश में तो आपके फंडामेंटल राइट्स काम नहीं करेंगे। ये प्रोविजन, ये प्रावधान लाए थे, जर्मनी के संविधान में लिखे हुए थे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट कर लिए थे हमारे संविधान में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंट्री आपका जापान। जापान से हमने क्या लिया, जापान से हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उठाई, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये हम लोग कहाँ से लेकर के आए थे, ये लेकर के आए थे जापान से। ये सीधी सी बात करता है कि अगर आप आप कोई भी कानून बनाते हो देश में तो वो एक प्रक्रिया के थ्रू बनना चाहिए। जैसे लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करो, बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे, फिर देश में लागू होगा। आप देश में किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, किसी के ऊपर कोई चीज थोप नहीं सकते जब तक कि आपने विधि को बना ना लिया हो। व्यवस्थित रूप से कानून नहीं बनाओगे तब तक आप देश पर राज नहीं कर सकते। तो यही चीज जापान चली थी। नेक्स्ट चीज फ्रांस से क्या लिया था। इन देशों से हमने ज्यादा चीजें तो नहीं ली, एक एक चीजें ली हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया था, फ्रांस से हमने एक शब्द लिया था, एक तो गणतंत्र। गणतंत्र शब्द जो है हमारा आज भी, अभी जस्ट हमारा 26 जनवरी को आने वाला, हर साल आता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2023 में मनाएंगे हम लोग। हर साल क्या करते हैं, 26 जनवरी की एक खासियत है, दिल्ली में हम लोग परेड करते हैं, परेड होती है दिल्ली में हमारी। लेकिन इस परेड में अक्सर हर साल कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है, भारत के जो प्रधानमंत्री है वो किसी न किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुला ही लेते हैं। इस साल इजिप्ट के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो इसलिए याद जरूर रख लेना। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं और एग्जाम से पहले देख लिया हो तो काम आ जाएगा आपको। गणतंत्र शब्द जो रिपब्लिक है, ये शब्द हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हम लोगों ने फ्रांस से। उसके अलावा प्रस्तावना, और प्रस्तावना में 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। समानता भी होना चाहिए, स्वतंत्रता भी होना चाहिए और भाईचारा भी होना चाहिए। ये 3 शब्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हैं, फ्रांसीसी क्रांति के हैं। तो फ्रांस से हमने ये चीजें ली हैं, तो फ्रांस के संविधान में भी ये चीजें मिलेगी आपको। तो ये 3 चीज हमने वहां से ली। कनाडा की बात करें, कनाडा की बात करें तो कनाडा में से क्या चीज ली हमने। देखो कनाडा से बहुत कमाल की चीज ली। पहले तो मैं आपको एक डायग्राम से बता दूंगा। जैसे मान लो ये
ये कोई देश है, कोई देश क्या, हमारे देश है, ये हमारा देश है। और सबसे पहले यूएसए का, यूनाइटेड किंगडम का बता देता हूँ ना मैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो यूके देश है, तो यूके देश में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम नाम के जो देश है उसमें क्या है, जो सेंट्रल है उसमें पावर, बहुत भरी भरी पावर है, ये पावर सारी उसमें है। ये जो राज्य है ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। आसपास क्या दिख रहे हैं, स्टेट है, और सारी पावर किसमें, केंद्र में। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग एकात्मक व्यवस्था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई देश ऐसा है जिसमें पावर सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, जिसमें पावर सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, पावर यहां पर भी है, स्टेट में भी है, दोनों जगह पावर यहां पर, लेकिन जितनी सेंटर में जितनी स्टेट में दोनों बराबर दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेडरल सिस्टम, इसको बोलते हैं संघात्मक ढांचा, संघीय व्यवस्था। जो इंडिया ने लिया है, कहां से, हमने जो लिया है इनसे, कनाडा से, वो क्या लिया है, भारत में पावर जो है वो सेंट्रल के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास है। तो जो कनाडा से लिया वो कुछ इस प्रकार का लिया है। भारत में सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर है, लेकिन अगर इस डायग्राम को देखोगे तो ज्यादा पावर आपको कहाँ दिख रही है, सेंटर में दिख रही है। तो एसी, तो दोनों का मिक्स है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम भी, यूनिटरी, दोनों का मिक्स है। तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग कि शक्तिशाली केंद्र के साथ, देखना केंद्र क्या है हमारे इसमें, शक्तिशाली है, संघीय प्रणाली है हमारे पास, शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय विशेषता है, फेडरल सिस्टम विथ पावरफुल सेंटर, ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें पावरफुल कौन हो, सेंटर हो, फेडरल सिस्टम विथ पावरफुल सेंटर। ये हमने कनाडा से लिया गया, बहुत कमाल की चीज कनाडा से ली है, तो इसको ध्यान रखना कि कनाडा से क्या लिया है, इसको समझ जाना। दूसरी चीज हमने कनाडा से ली है, एक चीज और ली है, ये यूएसए में है दोस्तों, ये वाला पहला वाला यूके में था, ये यूएसए में था। दूसरी चीज हमने कनाडा से क्या लिया, रेसिड्यूअल पावर भी हमने क्या लिया है, कनाडा से लिया, अवशिष्ट शक्तियां। रेसिड्यूअल पावर का मतलब क्या होता है, जब मैं बोल रहा हूं कि शेड्यूल नंबर 7 पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को उसके लिए, शेड्यूल नंबर 7 बोलता है कि हमने राज्य सरकार को पावर दे दी, कुछ सब्जेक्ट उनको दे दिया, हमने सेंटर को कुछ सब्जेक्ट दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में आगे, तीसरी वाली में, समवर्ती सूची में। अनुसूची नंबर 7 में राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, इन तीनों सूची में कानून बनाने के विषय हैं। और ये बोला गया है यहाँ पर कि अगर इन सभी विषय के अलावा कोई भी विषय बचता है तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, आर्टिकल 248 है इसके लिए, और इसी को बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट शक्तियां। तो बचा हुआ जो शक्ति है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको मिलेगा, वो मिलेगा पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास में, सेंटर के पास में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर कानून बनाता है, अवशिष्ट शक्तियों पर। भारत में एट प्रेजेंट एक ही है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो है वो वर्तमान में एक ही सब्जेक्ट है रेसिडुअल पावर में, साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध। समझ में आ गया। कनाडा से दो चीज ली है, एक लिया हमने फेडरल सिस्टम, और एक फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, और दूसरा लिया अवशिष्ट शक्तियां। इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, ठीक है, समझ गए आप। इस प्रकार आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हमने बात की सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, अलग अलग देशों की बात करा था मैं, किन किन देशों की मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे बात की आयरलैंड से, मैंने आपसे बात की ऑस्ट्रेलिया, मैंने बात की आपसे जर्मनी, मैंने बात की आपसे कनाडा, मैंने बात की आपसे साउथ अफ्रीका, और आयरलैंड जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सारे देश हमने कर लिए, फ्रांस देश, इतने सारे देशों से हमने कुछ ना कुछ चीजें उठाई है और व्यवस्थित तरीके से भारत के संविधान में लिखी है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके सोर्स बहुत ज्यादा है, अलग अलग जगह से उठाने की वजह से इसको बड़ा करना पड़ा। और भारत में इतने सारे स्टेट्स भी तो हैं, सभी स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए बड़ा है।
तो ठीक है, तो आज ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से खत्म कर दिया। कुछ डाउट्स हो तो जरूर बताएं। और ये आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, और तैयार रहेगा अगले टॉपिक के लिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हमारी अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैं आपको ले जाऊंगा प्रियम्बल और आर्टिकल्स की शुरुआत वहां से करना शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और इसी तरह से जुड़ के रहिएगा आप एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के साथ। और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।